species who live in a certain habitat while interacting with the natural environment of a particular place is called population. यानी जीवों का एक ही जाति के जीवों का वह समूह जो एक आवास में निवास करता है और उसी स्थान विशेष के आवास के प्राकृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया या पारस्परिक संबंध बनाते हुए वहाँ पे रहता है, तो इसे पॉपुलेशन कहते हैं। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे कहते हैं। सो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, यानी व्यक्तियों का, जीवों का, यानी जनसंख्या का तथा वातावरण के बीच में जो संबंध है उनके अध्ययन को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। ऑन It includes environmental influences on population density and distribution, age structure and variation in population size. यानी इसके अंदर population density यानी जनसंख्या घनत्व, वितरण और age structure आयु संरचना और population size के अंदर जो वरीयता आती है उनमें जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसको इसके अंदर population ecology के अंदर शामिल किया गया है। अब हम population के कुछ characteristics देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, इसमें कुछ पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स दिए गए हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी जिसे बर्थ रेट भी कहते हैं, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट, और पॉपुलेशन डिस्पर्जन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड्स और पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म। सो अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बायोमास पर यूनिट ऑफ एरिया और वॉल्यूम, यानी एक इकाई आयतन या फिर क्षेत्रफल के अंदर जो पाए जाने वाले जीवों की संख्या है उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, यह समय में जब जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बदलती रहती है। फॉर्मूला पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं इसके बारे में देखेंगे। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को किस प्रकार प्रभावित करती है वो हम जानते हैं। जैसे बर्थ रेट के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है और डेथ रेट के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि जीवों की मृत्यु हो जाती है। सो अब है एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। एमिग्रेशन मीन्स जब किसी समष्टि से कुछ जीव बाहर निकल जाते हैं और जैसे कोई भी कारण हो सकता है, कोई प्राकृतिक अवरोध हो गए, भोजन की कमी हो गई, किसी भी कारण से जो जीव है वो अपनी समष्टि से बाहर निकल जाते हैं तो इसे एमिग्रेशन कहते हैं, जिसके कारण जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। फिर है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब किसी समष्टि के जीवों का उस समष्टि से बाहर निकलकर किसी अन्य स्थान की समष्टि में प्रवेश करना जो है वो इमिग्रेशन कहलाता है, जिसके कारण वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। सो अब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का जो है वो मापन कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। इसे मेनली दो मेथड से जो है इसका मापन किया जाता है, डायरेक्ट काउंट मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। सो जो डायरेक्ट काउंट मेथड है उसके अंदर किसी जो स्थान है वहाँ की जो जनसंख्या है उसका डायरेक्ट जो है गणना करके वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। डायरेक्ट काउंट मेथड में जो इंटरेस्ट एरिया होता है वो छोटा होता है और लिमिटेड होता है। और फिर है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड मतलब डिफरेंट एरिया से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उन सैंपल्स, उन प्रत्येक जो सैंपल होता है उनमें से जो जीवों की संख्या है वो काउंट करके उनका एवरेज निकाल के पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। ये सैम्पलिंग मेथड जो है वो मेनली 3 मेथड्स के थ्रू जो है वो किया जाता है, क्वाड्रेंट मेथड, ट्रांजेक्ट मेथड एंड कैप्चर एंड मार्किंग मेथड। सो डायरेक्ट काउंट मेथड का एग्जांपल है ट्रीज इन गिवन एरिया। किसी भी एरिया में दिए हुए जो ट्रीज होते हैं उनकी काउंटिंग करके जो डायरेक्ट काउंट मेथड से करके उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जा सकती है। और सैम्पलिंग मेथड मींस काउंटिंग आरबीसी विद द हेल्प ऑफ हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर की हेल्प से जो ब्लड में जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उनकी जो है वो गणना की जा सकती है। फिर है इनके क्वाड्रेंट, ट्रांजेक्ट एंड कैप्चर मार्किंग मेथड का। सो क्वाड्रेंट, ट्रांजेक्ट एंड कैप्चर और मार्किंग मेथड। फर्स्ट है ये जो पिक्चर है इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेथड का दिया गया है। इसमें क्या होता है, एक लोहे का, प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का बना हुआ एक वर्गाकार इस प्रकार का फ्रेम होता है। इसको रैंडमली किसी भी एरिया में रखकर उसको कोई भी जो शोध करता है वो डायरेक्ट किसी भी, जैसे इसके अंदर जो जिन जीवों की गणना की जाती है वो या तो नॉन मोटाइल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, या फिर वो छोटे होते हैं, या फिर धीरे धीरे गमन करने वाले, या फिर वनस्पतियों की जो गणना है वो इस मेथड से की जाती है। तो इनमें बस इन जीवों की काउंटिंग करके फिर पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है।
फिर है ट्रांजिट मेथड। तो ट्रांजिट मेथड जैसे ये वाला जो मेथड है, ये जो नॉन मोटाइल जो जीव है उनके लिए उपयुक्त है, लेकिन जो बड़े गमनशील जीव है उनके लिए जो सही जो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने की जो प्रक्रिया है, तरीका है, वो लाइन ट्रांजिट मेथड, जिसे ट्रांजिट मेथड भी कहते हैं, वो यूज़ में लिया जाता है। इसमें एक एरिया में जो है एक रास्ते में रस्सी या फिर लाइन बांध देते हैं और फिर उनसे जो रस्सी है उसके दोनों तरफ कुछ कुछ दूरी पर जो पाए जाने वाले जीव है उनकी संख्या गिन करके फिर ये पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। फिर है कैप्चर और मार्किंग मेथड। कैप्चर और मार्किंग मेथड में क्या होता है, जीवों को पहले पकड़ा जाता है, फिर उन्हें चिन्हित मतलब किसी भी रंग से, पेंट से, क्लिप से या लेबल से जो है उन्हें मार्क किया जाता है और फिर उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। और कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद उन्हें फिर से कैप्चर किया जाता है, फिर से पकड़ा जाता है, सेम मेथड एंड सेम टेक्निक से जैसे पहली बार हमने उन जीवों को पकड़ा था। फिर उनमें देखा जाता है कि कितने जीव मार्क्ड है और कितने जीव अनमार्क्ड है। फिर इन चिन्हित और अचिन्हित जो जीव है उनका अनुपात निकाल के पॉपुलेशन डेंसिटी की गणना की जाती है। जैसे इसमें है पहली बार ये ब्लू मार्क जो चूहे हैं, इसमें इतने चूहे पहली बार पकड़े गए और फिर उन्हें जो है वापस से रिलीज कर दिया, और फिर जब इन चूहों को दोबारा पकड़ा गया सेम मेथड से, तो इसमें इतने चूहे जो है वापस मिले जिसमें से कुछ चूहे मार्क्ड थे। तो इन मार्क्ड और अनमार्क्ड जो चूहे थे उनका अनुपात निकाल के ये पूरी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो निकाली गई है। अब है सेकंड, नेटेलिटी या बर्थ रेट। The average number of new organisms born in population in unit time is called birth rate of that population। यानी एक इकाई समय में किसी समष्टि में जन्मे या उत्पन्न हुए जीवों का जो औसत है उसे नेटेलिटी या बर्थ रेट कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। बर्थ रेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मैक्सिमम या पोटेंशियल नेटेलिटी एंड सेकंड इज इकोलॉजिकल या एक्चुअल नेटेलिटी। सो मैक्सिमम और पोटेंशियल नेटेलिटी। पॉपुलेशन इंक्रीजेस अंडर आइडियल कंडीशंस, यानी वो जन्म जिसमें जीवों की जो संख्या है उसमें वृद्धि आदर्श अवस्थाओं में होती है, यानी इनके ऊपर पर्यावरण जो प्राकृतिक अवरोध है उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस जो नेटेलिटी है इसको हम कहेंगे मैक्सिमम या पोटेंशियल नेटेलिटी। और फिर है इकोलॉजिकल या एक्चुअल नेटेलिटी। पॉपुलेशन इंक्रीजेस अंडर एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक कंडीशंस, यानी वो जन्मदर जिसमें जीवों की संख्या में वृद्धि वास्तविक जो अवस्थाएं हैं वातावरण की उनके अनुसार होती है, यानी इसके अंदर अनेक जैविक अजैविक कारकों का, प्राकृतिक अवरोधों का जो है वो जीवों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है। फिर है मोर्टेलिटी या डेथ रेट। तो द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेथ इन पॉपुलेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द डेथ रेट ऑफ दैट पॉपुलेशन, यानी एक इकाई समय में मृत हुए जीवों की संख्या की जो औसत है उसको हम मोर्टेलिटी या डेथ रेट कहते हैं। ये भी दो टाइप की हो सकती है, पॉसिबल या मिनिमम मोर्टेलिटी एंड सेकंड एक्चुअल या इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। सो पॉसिबल मोर्टेलिटी, ऑर्गेनिज्म डेथ इन द एनवायरनमेंट आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल एज, यानी वो दर जिसमें जीवों की मृत्यु वातावरण में अधिकतम जो संभावी आयु है वो प्राप्त करने के बाद होती है। और आइडियल इकोलॉजी यानी ये भी एक जो आदर्श अवस्थाओं में ही होती है कि व्यक्ति जब अधिकतम आयु प्राप्त कर लेता है तभी उसकी मृत्यु होगी। फिर है एक्चुअल या इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। ऑर्गेनिज्म डाई ड्यू टू फिजियोलॉजिकल रीजंस, यानी जिसमें वो दर जिसमें जीवों की मृत्यु जो है वो किसी भी कारण से, किसी भी कार्य के कारण से हो जाती है, तो इसे जो है एक्चुअल या इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी कहते हैं। सो ओवरऑल नेटेलिटी और मोर्टेलिटी से हम देख सकते हैं कि आइडियल कंडीशंस में जो बर्थ रेट है वो हाई होती है और जो डेथ रेट है वो कम होती है। लेकिन जो इकोलॉजिकल जो कंडीशंस होती है जिनका वातावरण पर उनको जीव संख्या पर प्रभाव पड़ता है, तो उसमें जो बर्थ रेट है वो कम होती है लेकिन जो डेथ रेट है वो उसमें हाई होती है। फिर फोर्थ है पॉपुलेशन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन डिस्क्राइब्स द स्पेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटिव टू ईच अदर, यानी जो डिस्पर्जन है वो जीवों की एक दूसरे के सापेक्ष जो दूरी है उसको वर्णित करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। थ्री मेन टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन यानी यादृच्छिक वितरण, फिर रैंडम डिस्पर्जन यानी यूनिफॉर्म मीन्स समान रूप वितरण, रैंडम यानी यादृच्छिक वितरण, एंड क्लम्प डिस्पर्जन यानी संकुचित वितरण या समूह वितरण। सो है ये यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। यूनिफॉर्म डिस्पर्जन मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, यानी जिस समष्टि के जीव जो है वो एक दूसरे से न्यूनतम दूरी रखे हुए होते हैं, तो इस प्रकार का डिस्पर्जन जो है वो यूनिफॉर्म डिस्पर्जन कहलाता है। जैसे पेंगुइन्स है, पेंगुइन्स एक जो ये यूनिफॉर्म डिस्पर्जन है ये एक
ये तब भी होता है जब जीवों में जो है वो भोजन के प्रति, आवास के प्रति या फिर किसी भी कारण से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, तो वो पास पास रहते हैं। जैसे पेंगुइन्स है, पेंगुइन्स एक उपयुक्त आवास में ही पाए जाते हैं, तो उस आवास में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में ही है ना जो पेंगुइन है वो पाए जाएंगे। फिर है रैंडम डिस्पर्जन बेस्ड ऑन टोटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी वह डिस्पर्जन जिसका हम जो है वो पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। जैसे हल्के बीज होते हैं, वो हवा के द्वारा कहीं भी उड़ जाते हैं और उड़कर वहीं उड़ जाते हैं, तो इस प्रकार का जो डिस्पर्जन होता है वो रैंडम डिस्पर्जन होता है। फिर है क्लम्प डिस्पर्जन व्हेन इंडिविजुअल्स आर एग्रीगेटेड इन पैचेस और ग्रुप्स, यानी जब जीव जो है वो समूह में या फिर पैचेस की फॉर्म में जो है वो फैले हुए होते हैं, तो इस प्रकार का डिस्पर्जन क्लम्प डिस्पर्जन रहता है। जैसे समुद्र में मछलियाँ हैं वो एक ग्रुप में पाई जाती है, और जैसे हाथी है, हाथी भी अपने एक झुंड में ही निवास करते हैं। फिर है एज डिस्ट्रीब्यूशन, द एबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जीवों की किसी समष्टि में प्रचुरता को ही एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। Bodenheimer 1939 has identified 3 types of age groups in a population. Bodenheimer ने जो है एक पॉपुलेशन में 3 प्रकार के जो एज ग्रुप्स है उनको आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसे जुवेनाइल या डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं। सेकंड रिप्रोडक्टिव स्टेज या एडल्ट फेज। थर्ड है प्री पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज या ओल्ड एज फेज। So, pre-reproductive stage. In this stage, newborn children and minor members of the population are counted. If there are more members of this stage, then the population will be called growing population. यानी इस अवस्था में जो ये प्री-रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इस अवस्था में नए जन्मे बच्चे या फिर जो अवयस्क जीव है उनको शामिल किया गया है। अगर इस समूह के जो सदस्य हैं, इस जो स्टेज के सदस्य हैं, उनकी संख्या अन्य सदस्यों से अधिक होगी, तो इस प्रकार की पॉपुलेशन जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन या बढ़ती हुई जनसंख्या कहलाती है। फिर है रिप्रोडक्टिव स्टेज। इन दिस फेज द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव यंग पॉपुलेशन कैन बी शोन। इफ द नंबर ऑफ यूथ इन एनी कम्युनिटी इज हाई, देन इट विल आल्सो बी अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी इस अवस्था में जो है जो वयस्क या प्रजननशील जो जीव है उनको शामिल किया गया है, और अगर इन सदस्यों के जीवों की संख्या जो है वो अन्य सदस्यों से अधिक होगी, तो इस प्रकार की पॉपुलेशन को भी ग्रोइंग पॉपुलेशन कहते हैं। फिर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। If in a population the number of post reproductive age members is more than the members of reproductive age, so that population will be called declining population. यानी जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इसमें जो अप्रजननशील या जो अधिक आयु के जो जीव है उनको शामिल किया गया है, और अगर इन जीवों की इस जो स्टेज के जो जीवों की संख्या है वो अन्य स्टेजेस के जो जीव है उनसे अधिक होगी, तो इस प्रकार की जो जनसंख्या होगी वो डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन या पतनशील जनसंख्या कहलाएगी। क्योंकि ये जीव अप्रजननशील है और अधिक आयु के हैं, तो जो जनसंख्या में वृद्धि है वो नहीं हो पाती है। फिर है एज पिरामिड। द प्रोसेस ऑफ जियोमेट्रिकली शोइंग द रेशियो ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन इज डिस्प्लेड बाय एज पिरामिड। यानी भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जो जीव है उनके अनुपात को ज्यामितीय रूप से जिस प्रक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे एज पिरामिड कहते हैं। In an age pyramid, the ratio of different age groups is shown through a vertical bar graph. The base bar of an age pyramid represents the pre-reproductive stage, and the top part of age pyramid represents the post-reproductive stage. यानी इस एज पिरामिड के अंदर जो भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जो जीवों का अनुपात है वो एक वर्टिकल बार ग्राफ यानी उदग्र जो ग्राफ है उसके द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, और इस बार ग्राफ का जो बेस पार्ट है वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज को, और जो टॉप ऊपर वाला पार्ट है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज को प्रेजेंट करता है। सो शेप ऑफ एज पिरामिड्स, मेनली जो एज पिरामिड की शेप्स है वो 3 होती है। ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार, या इसे ब्रॉड बेस पिरामिड भी कहते हैं। फिर है बेल शेप यानी घंटी के आकार का पिरामिड, और अर्न शेप यानी कलश के आकार का पिरामिड। सो इसमें जैसे पहले पढ़ा था जो ये वर्टिकल बार ग्राफ है, और इसमें जो बेस पार्ट है वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, और जो टॉप पार्ट है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज को प्रेजेंट कर रहा है, और जो मिडिल पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज को। फिर है ब्रॉड बेस पिरामिड या ट्रायंगुलर पिरामिड। द बेस पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज द लार्जेस्ट, हेंस इट रिप्रेजेंट्स रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। यानी इस पिरामिड का जो बेस पार्ट है वो सबसे बड़ा होता है,
और जिसके कारण जो ये जनसंख्या है वो तेज़ी से वृद्धि करती हुई जनसंख्या कहलाती है, क्योंकि इसका जो बेस पार्ट है उसमें प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, और ये अगर बड़ा होगा तो जीव जो है जल्दी जल्दी वृद्धि करके प्रजननशील हो जाएंगे और जनसंख्या में वृद्धि कर पाएंगे। फिर अ बेल शेप पॉलीगन या पिरामिड। This type of pyramid is formed when the number of pre-reproductive and reproductive stage organisms in the population is equal. Such as pyramids indicate stable population. यानी इस प्रकार का पिरामिड तब बनता है जब प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बराबर होती है, तो इस प्रकार की पिरामिड जो है वो स्टेबल पॉपुलेशन यानी एक स्थायी जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। फिर है अर्न शेप्ड पिरामिड। द बेस ऑफ दिस पिरामिड इज स्मॉल लाइक द माउथ ऑफ एन इन्वर्टेड पिक्चर। यानी इस प्रकार का जो पिरामिड है वो एक घड़े के जो उल्टे घड़े के मुख के समान जो है होता है, और जो इसका आधार भाग है वो छोटा होता है। सो दिस पिरामिड इज फॉर्म्ड व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स रैपिडली, देन सच अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यानी जब आधार भाग इसका छोटा होगा, मीन्स जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के जो सदस्य हैं वो कम होंगे, तो प्रजनन दर भी कम होगी, जिसके कारण ये पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या पतनशील जनसंख्या कहलाएगी। और लास्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म। सो एवरी ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोइंग एट अ सर्टेन पैटर्न विच इज़ कॉल्ड ग्रोथ फॉर्म। यानी सभी जीवों में या फिर सभी जो जीवों का समूह, सभी समष्टियों में जो जीव हैं उनमें एक निश्चित पैटर्न पे वृद्धि करने का गुण पाया जाता है, जिसे ग्रोथ फॉर्म कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ फॉर्म, दो प्रकार के ग्रोथ फॉर्म्स होते हैं, जे शेप ग्रोथ फॉर्म और एस शेप ग्रोथ फॉर्म। सो जे शेप ग्रोथ फॉर्म, when the growth in a population increases at an exponential rate and it is density independent, so the population of a species continues to increase according to its biotic population। यानी जब जीवों की जो संख्या है उसमें वृद्धि चर घातांकीय रूप से होती है, तो इस प्रकार का जो है जो जे शेप ग्रोथ फॉर्म बनता है, और ये जो ग्रोथ फॉर्म है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसके अंदर जो जीवों की संख्या है उस पर घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण जो जीव है वो अपनी जैविक सामर्थ्य के अनुसार जो है अधिकतम वृद्धि कर पाते हैं। एंड व्हेन एनवायरनमेंट रेजिस्टेंस सडनली इंक्रीजेस, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीजेस रैपिडली। और जैसे ही जो प्राकृतिक अवरोध है वो बढ़ता है, तो वैसे ही जो पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व है वो तेजी से घट जाता है। हैंस द ग्राफ इज शेप्ड लाइक द इंग्लिश लेटर जे, जिसके अतः जो ये ग्राफ है, क्योंकि पहले पॉपुलेशन बढ़ी है और जैसे ही जो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आई है तो जो पॉपुलेशन की जो संख्या है वृद्धि है वो तुरंत जो है तेज़ी से घट जाती है, इसलिए ये ग्राफ जो है इंग्लिश लेटर जे के रूप में जो है देखा जाता है, जैसे ये ग्राफ है। सो इसका एक एग्जांपल है लाइक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट ड्यूरिंग रेन्स एंड सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। जैसे बारिश के समय में जीवों की संख्या में, कीटों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है और इसके पश्चात कीटों की संख्या जो है वो तुरंत तेज़ी से घट जाती है। इसे जो है निम्न समीकरण के द्वारा भी देखा जा सकता है। डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू आर एन, या फिर यहाँ से जो है इस समीकरण से आर का मान भी इस टाइप से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे जो एन है वो नंबर को, जो जीवों की संख्या को, टी टाइम को, और आर जो है वो बायोटिक पोटेंशियल जैविक सामर्थ्य के जो स्थिरांक कांस्टेंट है उसको शो करता है। एस शेप ग्रोथ फॉर्म मोस्टली सीन इन लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म। ये जो इस प्रकार का ग्रोथ फॉर्म है वो ज़्यादातर अधिक जो बड़े आकार के जो जीव है उनमें देखा जाता है, और इस प्रकार के ग्रोथ फॉर्म में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो स्वतंत्र रहती है, डिपेंडेंट रहती है, यानी उस पर पॉपुलेशन डेंसिटी पे इनका इफेक्ट पड़ता है। देयर आर 3 सब स्टेजेस, फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज और एस्टेब्लिशमेंट फेज, रैपिड ग्रोथ फेज या फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। ये 3 प्रकार के सब स्टेजेस हैं। सो फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट फेज। इसमें जो जीव है वो किसी नए स्थान पे जाते हैं और नए स्थान पे जाके वहाँ पे धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये यहाँ तक जो है वो एक्सपोनेंशियल जो एस्टेब्लिशमेंट फेज को शो करती है, प्रदर्शित करती है। फिर है फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी इसमें जो जीव है वो अपनी अधिकतम जैविक सामर्थ्य, अधिकतम वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी तक वृद्धि करते हैं, और इस ग्राफ में ये यहाँ से यहाँ तक जो है इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्रदर्शित करता है यह लाइन। फिर है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज।
इस फेज में जो प्राकृतिक अवरोध है उनका जो है जीवों पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्राकृतिक अवरोध भी बढ़ते हैं, उनमें भोजन, आवास या किसी भी कारण से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और जो जीव है उनमें जिनकी इन जीवों की जो जनसंख्या है उसमें तेज़ी से भी है कमी होने लग जाती है। तो ये जो है ये नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज को शो कर रहा है। इसे भी निम्न समीकरण से देख सकते हैं, n अपॉन डेल्टा t इक्वल्स टू r n k माइनस n अपॉन k। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, t टाइम, r जो है वो बायोटिक पोटेंशियल की कांस्टेंट को, और जो k है वो कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता को प्रदर्शित करता है।